नमस्कार बच्चों। आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया है जो कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने के 100% चांस है, ये मेरा आपसे वादा है। और हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आज इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आपने ऐसा सोल्यूशन आज तक कहीं नहीं देखा होगा और ना ही आप इसे देखने के बाद कभी भूला पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, एकदम रेडी होकर बैठ जाइएगा। तो क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है, 1999 में आया, 2005 में आया है, 2006 में, 11 में, 13 में, 14 में और 2016 में भी क्वेश्चन बच्चों आ चुका है। तो क्वेश्चन है कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, अथवा ऐसे भी आ सकता है कि स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या तभी कर पाएंगे तो हम इससे जब प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पर स्नेल के नियम का निगमन करके दिखाएंगे। यानी मेरा टारगेट रहेगा स्नेल के नियम का निगमन करना। अगर स्नेल का नियम हम निगमन कर देंगे का नाम हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा यही टारगेट है कि हम बच्चों क्या करें का नाम स्नेल के नियम का निगमन करें। तो हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये कोई एबी तरंगाग्र है। बच्चों क्या है, एबी तरंगाग्र है जो समतल तरंगाग्र है और इस सरफेस पर इंसिडेंट होता है। तरंगाग्र बिंदु ए पर इंसिडेंट होता है और ऊपर हमने विरल मीडियम मान लिया, नीचे बच्चों सघन माध्यम है। हमने विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 माना और चाल हमने इसमें प्रकाश की या प्रकाश तरंग की बच्चों क्या मानी, b1 मानी। सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 माना, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 माना और प्रकाश तरंगों की चाल हमने b2 मानी। बच्चों एक चीज याद रखना, हमेशा प्रकाश तरंगों की चाल है वो विरल माध्यम में ज्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। इस चीज को आप याद रखना। विरल माने थोड़ा ऐसा माध्यम जिसमें थोड़ी गैपिंग हो, है नहीं, और सघन माने होता है घना मीडियम। तो घने माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं ऊपर विरल मीडियम है, नीचे सघन है। विरल में स्पीड v1 है, सघन में स्पीड v2 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी v1 स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि विरल मीडियम माध्यम में है और v2 कम होगी, सघन माध्यम में है। तो जो एक चीज देखना, जैसे ये समतल तरंगाग्र इस सरफेस के बिंदु ए पर इंसिडेंट होता है, तो बिंदु ए पर इंसिडेंट होने के बाद ये क्या करता है, ये तरंग यहाँ से द्वितीय तरंगिकाएं रिलीज होती हैं। जैसे ही बिंदु ए पर इंसिडेंट हुआ तो बिंदु ए पर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से द्वितीय तरंगिकाएं रिलीज हुई। ये कौन कहता है, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहता है कि जैसे ही कोई प्रकाश किसी सरफेस के किसी पृष्ठ पर टकराती है, प्रकाश तरंग को वहां से द्वितीय तरंगिकाएं रिलीज होती हैं। ये द्वितीय तरंगिकाएं रिलीज होती हैं। इन द्वितीय तरंगिकाओं ने सघन माध्यम में बच्चों कितनी दूरी तय की, एडी दूरी तय की। ठीक, तो सुनना जरा ध्यान से कि जितने टाइम में द्वितीय तरंगिकाएं बिंदु ए से बिंदु डी तक आई, जस्ट उतने ही टाइम में तरंगाग्र का जो बिंदु बी है वो बिंदु सी तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब यह है कि जितने टाइम में हमने ये एडी दूरी तय की, उतने ही टाइम में यहाँ पर बीसी दूरी तय की गई है। लेकिन देखने से बच्चों पता चलता है कि बीसी जो दूरी है वो कुछ ज्यादा है एडी के सापेक्ष, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर टाइम तो सेम है, टाइम दोनों का सेम है। टाइम कैसा सेम है, मतलब अगर बीसी दूरी फर्ज करो 1 घंटा में तय की, तो एडी दूरी भी 1 घंटा में तय की गई। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो ऊपर विरल मीडियम है, यहाँ पर जो चाल b1 है उसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी, b2 के सापेक्ष, है नहीं। तो अगर भले हम टाइम सेम रखें और एक की चाल ज्यादा है, मान लो 2 मोटरसाइकिल है, मान लो बच्चों यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल है। ये फर्स्ट मोटरसाइकिल है जिसकी हमने स्पीड मान ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक सेकेंड मोटरसाइकिल है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा है, और जिसकी हमने स्पीड मान ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लो फर्स्ट मोटरसाइकिल भी 2 घंटा तक चली और सेकेंड मोटरसाइकिल भी 2 घंटा तक चली। अब आप बता सकते हैं कि किस मोटरसाइकिल ने ज्यादा दूरी तय की। जाहिर सी बात है कि दोनों का टाइम पीरियड तो सेम है, दोनों ने सेम टाइम यूज किया, लेकिन सेकेंड की स्पीड ज्यादा थी, इस वजह से इसने दूरी ज्यादा तय की और इसने दूरी कम तय की।
तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर है कि टाइम तो सेम है, लेकिन ऊपर जो विरल मीडियम है वहां पर स्पीड v1 ज्यादा है v2 के सापेक्ष, तो इसका मतलब ये bc दूरी ज्यादा तय की गई है ad के सापेक्ष, दिखने से भी पता चल रहा है। ठीक, bc ज्यादा है और ad थोड़ा कम है। तो यहां पर हम एक बात लिखेंगे, माना कि तरंगाग्र द्वारा लिया गया समय क्या है, t है। ठीक बच्चों, t है। और स्पीड तो हम बता चुके हैं कि विरल माध्यम में स्पीड क्या है v1 और सघन माध्यम में स्पीड क्या है v2 है, हमने डायग्राम में शो कर दिया यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि जैसे ही ये तरंगाग्र AB का बिंदु A सरफेस के बिंदु A पर टकराता है, पृष्ठ के बिंदु A पर टकराता है, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो AD दूरी तय करती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी AD, द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी बच्चों क्या है, यहाँ पर ये वाला तरंगाग्र का बिंदु A इंसिडेंट हुआ, टकराया और यहाँ से द्वितीय तरंगिकाएं रिलीज हुई जो सघन माध्यम की ओर चली गई, तो उनके द्वारा तय की ये दूरी क्या रहेगी बच्चों, AD रहेगी। और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल क्या है द्वितीय मीडियम में v2 और समय क्या है, समय तो हमने t मान रखा, तो इस टाइप से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी v2 इंटू टी। इसी प्रकार तरंगाग्र का बिंदु B जब C तक पहुंचा, बिंदु B जब C तक पहुंचा, यानी तरंगाग्र के द्वारा BC दूरी तय करने, तरंगाग्र के द्वारा चली दूरी BC हम लिखेंगे या ऐसे लिख दें, तरंगाग्र AB के बिंदु B द्वारा चली दूरी क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों, BC तरंगाग्र AB के बिंदु B द्वारा चली दूरी BC बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल क्या है v1 लेकिन समय क्या है t। ठीक, तो यहाँ पर हो सकता है v1 इंटू टी हो जाएगा। अगर हम अब एक चीज देखना, यहाँ पर आपतन कोण क्या है I और यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या है R। तो यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज ABC लें, तो समकोण त्रिभुज ABC में जो साइन एंगल I बन रहा है, साइन I, क्योंकि हम साइन I ही लगाएंगे। क्यों बच्चों, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आप साइन I क्यों लगाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, है ना कि अगर रीजन पता हो तो जानबूझ के वो काम सही होता है नहीं। तो हम साइन I बच्चों इस वजह से लगा रहे हैं, साइन I यानी त्रिकोणमिति रेशियो में साइन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव करना है स्नेल का नियम, जो कि बच्चों होता है साइन I बटे साइन R इक्वल टू n2 बटे n1। ठीक, तो स्नेल के नियम में ओनली साइन होता है, इस वजह से साइन हम जानबूझ के ले रहे हैं, साइन के अलावा अन्य कोई त्रिकोणमिति रेशियो नहीं ले रहे हैं। तो साइन I होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा 90 के सामने AC। ठीक, इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और दोबारा अगर हम लिखें समकोण त्रिभुज, एक अगला है बच्चों ADC में, तो यहाँ पर हम लिखें साइन R क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो R के सामने ये लंब क्या हो जाएगा AD और कर्ण 90 के सामने AC। इसे इक्वेशन नंबर हम डालते हैं 2। यहाँ पर लिखें समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर बच्चों, भाग देने पर। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन I बटे साइन R इक्वल टू BC अपान AC अपान AD अपान AC। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा साइन I बटे साइन R इक्वल टू
BC अपॉन AD, BC अपॉन AD। अब जो एक चीज देखना, साइन आई अपॉन साइन आर, और BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू बच्चों है B1 इंटू टी, B1 इंटू टी, और AD क्या है? B2 इंटू टी, B2 इंटू टी। टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक, और साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होता है ना, इनका जो नियतांक होता है, तो चाहो तो हम इसे नियतांक लिख सकते हैं। ठीक, चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगर स्नेल का नियम इस हिसाब से हम देखें n2 बटे n1 के हिसाब से, तो हम वो भी प्रूव कर सकते हैं। चाहो तो हम यहाँ पर छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि ये तो मतलब स्पीड के बेस में आ गया, और अगर आप चाहते हो कि अपवर्तनांक के फॉर्म में हमें नियम प्रूव कीजिएगा, तो हम अपवर्तनांक के फॉर्म में भी आपको नियम प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक, तो आगे हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। अगर चाहो तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, एग्जाम में तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये कोई एग्जाम में 100% 5 नंबर में आएगा, कुछ नहीं, मेरा आपसे बात है। ठीक, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद हम का नाम अपवर्तनांक के फॉर्म में आपको प्रूव करके दिखाते हैं। इसी के आगे थोड़ा और लिखेंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम विरल माध्यम में चाल हमने B1 मानी थी, विरल माध्यम में चाल हमने क्या मानी थी? B1 मानी थी। तो B1 बराबर अगर हम लिखना चाहें तो C बटा n1 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि किसी भी मीडियम में प्रकाश की जो अगर चाल निकालना चाहे, तो प्रकाश की चाल हमेशा मीडियम में, याद रखना, कम होती रहती है। अदर मीडियम में प्रकाश की चाल कैसी होती रहती है? कम होती रहती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। तो सिर्फ निर्वात में तो प्रकाश की चाल सेम रहती है, लेकिन अगर मीडियम अलग अलग है और उसमें चाल अलग अलग है, तो प्रकाश की चाल हमेशा परिवर्तित होगी, यानी कम होगी। तो अगर मीडियम का अपवर्तनांक n1 है, तो प्रकाश की चाल B1 इक्वल टू C अपॉन n1 हो जाएगी। अगर यहाँ से हम C की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा B1 इंटू n1, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार अगर हम सघन माध्यम की बात करें, सघन माध्यम में अगर हम चाल की बात करें, तो B2 चाल क्या रहेगी बच्चों? B2 अपॉन C, B2 इक्वल टू C अपॉन n2। अगर हम C की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा B2 इंटू n2, समीकरण 4। हम लिखें यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से लेफ्ट हैंड साइड सेम, सो राइट साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड कैसी सेम है, बराबर है, यानी राइट साइड एक दूसरे के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि B1 इंटू n1 बराबर B2 इंटू n2। अब हमें लिखना है बच्चों इसके बेस पे, तो हम लिखेंगे B1 बटे B2 इक्वल टू n1 बटे n2, n2 बटे n1, क्रॉस गुणा करें फिर वही चीज बनेगी। तो इसलिए बच्चों, इसलिए अगर हम स्नेल के नियम को ऐसे लिखना चाहूँ, साइन आई बटे साइन आर क्या है? B1 बटे B2 है, तो B1 बटे B2 की जगह पर हमारा आ जाएगा n2 बटे n1, और इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 1 and 2, चाहो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, जो कि क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, यानी यही स्नेल का नियम है, इसे यही स्नेल का नियम है। और अब इसके नीचे थ्योरी लिख देना। यहाँ तक प्रूव करने के बाद आप लिखना, इससे ये स्पष्ट होता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का नाम प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कर सकता है, और बस हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके बाद ये थ्योरी जो हमने बोली है वो आप इसके नीचे लिख देना। तो जो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसके आने के एग्जाम में 100% चांस है, मेरा आपसे वादा है। तो जो आज के लिए इतना, एक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।